1 जून 1984 से लेकर 8 जून तक चले ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाले मारा जा चुका था। सिखों का सबसे पवित्र परिसर लाशों से पट चुका था। जिस अकाल तख्त में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब रखा जाता है, वो अकाल तख्त अब सेना के तोपों का शिकार हो चुका था। इस घटना ने पूरी दुनिया के सिखों को दुख और गुस्सा से भर दिया। स्वर्ण मंदिर परिसर की हालत को देखकर उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, वो चीज थी बदला। एक सिख उग्रवादी संगठन ने घोषणा की कि हम इंदिरा गांधी की 100 पीढ़ियों को खत्म करके ही दम लेंगे। अपनी हत्या का एहतराम खुद इंदिरा गांधी को भी हो चला था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर ने सुझाव दिया कि इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे सिख जवानों को हटाकर अन्य धर्मों के जवानों की नियुक्ति कर देनी चाहिए। लेकिन इंदिरा ने कहा कि क्या हम एक सेक्युलर देश हैं? अगर हैं तो ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हैं? लेकिन इंदिरा की लापरवाही उनकी मौत के रूप में उनका पीछा करती रही। ऑपरेशन ब्लू स्टार को 5 महीने नहीं बीते कि इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने एक के बाद एक कुल 26 गोलियां बूढ़ी इंदिरा के सीने में उतार दी। देश के प्रधानमंत्री जमीन पर जा गिरी। कुछ घंटे के बाद बीबीसी पर घोषणा हुई कि इंदिरा गांधी नहीं रही। आज के इस एपिसोड में हम इंदिरा गांधी की मौत से जुड़े कुछ पहलुओं को गहराई से टटोलने की कोशिश करेंगे। क्या इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अंदाजा हो चला था? अपनी मौत से पहले उन्होंने क्या लिख के छोड़ा था? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब गार्डन में खेल रहे थे तो इंदिरा ने उन्हें क्या कहा था? जब सोनिया ने इंदिरा पर बरसाई गोलियों की आवाज सुनी तो वे क्या कर रही थी? और कैसे जिस दिन इंदिरा गांधी का शव भी नहीं जलाया गया था, उससे पहले ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी थी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। मई 1984 के अंत में इंदिरा गांधी ने पंजाब में भिंडरावाले के द्वारा फैलाए जा रहे आतंक के समाधान के लिए सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य को बुलाया। इस बैठक में ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से स्वर्ण मंदिर परिसर को भिंडरावाले से मुक्त करने की योजना बनी। लेकिन स्वर्ण मंदिर परिसर में सेना के घुसने का मतलब इंदिरा गांधी को अच्छे से पता था। इंदिरा गांधी जानती थी कि इसके बदले उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। लेकिन इंदिरा को अपनी जान से ज्यादा अपने पोते राहुल और पोती प्रियंका गांधी की जान की चिंता ज्यादा थी, क्योंकि वे दिल्ली के बाहर देहरादून में अपनी स्कूलिंग कर रहे थे। जिस दिन जनरल एएस वैद्य को उन्होंने अपने घर पर बुलाया और ऑपरेशन ब्लू स्टार का निर्णय लिया, उसी दिन उन्होंने सबसे पहले सोनिया गांधी से बात की। सोनिया गांधी के जीवन पर लिखी किताब द रेड साड़ी के अनुसार इंदिरा ने सोनिया से कहा, सोनिया, मेरे ख्याल से बच्चों को स्कूल से बाहर ले आया जाए। मुझे उनका डर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मुझे आगाह कर दिया है कि वे आतंकवादियों के निशाने पर हैं। यहाँ तो कुछ नया नहीं है, पर पंजाब में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए स्कूल में उनकी सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। उन लोगों की राय है कि बच्चों को बोर्डिंग स्कूलों से वापस यहीं दिल्ली ले आया जाए। इंदिरा गांधी की चिंता को देखते हुए राहुल और प्रियंका को देहरादून से दिल्ली बुला लिया गया। 1 जून से लेकर 8 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता रहा। करीब 21 जून से स्वर्ण मंदिर परिसर से सेना का नियंत्रण ढीला कर दिया गया। अब स्वर्ण मंदिर परिसर में श्रद्धालु मनमर्जी से आ जा सकते थे। 30 जून के दिन खुद इंदिरा गांधी स्वर्ण मंदिर परिसर में गईं, जहां उन्होंने हिंसा और दहशत के बदनसीब परिणामों पर अपना दुख व्यक्त किया और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर श्रद्धा प्रकट की। लेकिन इतना भर करने से इंदिरा की जान का जोखिम कम नहीं होने जा रहा था। सिखों के गुस्से को समझने के लिए रॉ अधिकारी रहे जीबीएस सिद्धू की किताब के एक प्रसंग से समझा जा सकता है, जिसमें वे लिखते हैं कि 7 जून की शाम को मैं अपनी पत्नी इकबाल, बेटे गगन और बेटी हरमीता के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब गया, यह देखने के लिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का वहां के सिखों पर कैसा प्रभाव था। मुख्य हॉल के अंदर शबद कीर्तन चल रहा था और बाहर बहुत से सिख छोटे छोटे समूहों में इधर उधर इकट्ठे होकर ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम के बारे में बातचीत कर रहे थे। बड़े बड़े प्ले कार्ड्स इधर उधर प्रदर्शित किए जा रहे थे, जिन पर पंजाबी भाषा में लाल रंग की स्याही से कुछ लिखा था। मुझे अभी तक याद है कि गुरुद्वारे के लंगर वाले प्रवेश द्वार के पास प्रदर्शित हो रहे एक प्ले कार्ड में पंजाबी में लिखा था, सिख भाइयों, जान लो कि भाई अमरीक सिंह और थारा सिंह को तड़पा कर मारा गया है। अब इस ब्राह्मणी को मारना हर सिख का कर्तव्य बनता है। ब्राह्मणी शब्द इंदिरा गांधी के लिए गाली के रूप में प्रयोग किया जाता था। भिंडरावाले की मौत से संबंधित कोई प्ले कार्ड नहीं था, क्योंकि कुछ सिखों को अब भी यह लग रहा था कि भिंडरावाले ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान या उससे पहले ही बचकर निकल गया है। जीबीएस सिद्धू ने अपनी किताब में आगे लिखा है, अगले दिन सुबह में रॉ के डायरेक्टर गिरीश चंद्र सक्सेना से उनके ऑफिस में मिला और उन्हें वह सब कुछ बताया जो मैंने गुरुद्वारा बंगला साहिब में देखने को मुझे मिला था। खासकर प्ले कार्ड्स में लिखी बातों के बारे में मैंने उन्हें बताया। मैंने कहा कि आने वाले 6 महीने के अंदर ही इंदिरा गांधी की हत्या की बहुत ज़्यादा आशंका है। ऐसे में संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे हर कीमत पर उनकी जान बचाएं।
इंदिरा गांधी भी इस बात से परिचित थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण स्वर्ण मंदिर परिसर को पहुंचे नुकसान के कारण सिखों की सामूहिक भावना को चोट पहुंची है। सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह कर दिया था कि इंदिरा गांधी और उनका परिवार सिख चरमपंथी संगठनों की हिट लिस्ट में है। एक चरमपंथी समूह ने यह कसम भी खाई थी कि स्वर्ण मंदिर में किए गए जघन्य पाप का बदला वो इंदिरा की 100 पीढ़ियों की हत्या करके लेगा। इस चीज ने इंदिरा के मन में खासा डर पैदा कर दिया था। सोनिया गांधी के जीवन पर लिखी किताब द रेड साड़ी में उन घटनाओं का जिक्र है कि कैसे इंदिरा गांधी अपनी हत्या की आशंका को लेकर अपने परिवार को बार बार आगाह कर रही थी। एक बार राहुल घर के बगीचे में एक कुत्ते के साथ खेल रहे थे, तब इंदिरा ने घर की डाइनिंग रूम की खिड़की से देखते हुए सोनिया से कहा कि जब ये बाहर बगीचे में भी खेलते हैं मुझे तब भी डर लगता है, क्योंकि राहुल और प्रियंका भी जो काफ़ी छोटे बच्चे थे वे भी तब अतिवादियों की हिट लिस्ट में थे। वे जब दिल्ली के स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड होते थे या वे सिर्फ घर के अंदर होते। उनकी दुनिया सुरक्षा की मोटी पहरेदारी के अंदर ही बीत रही थी। सुरक्षा एजेंसियों की सलाह मानते हुए इंदिरा गांधी ने अपने ब्लाउज और साड़ी के नीचे एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना शुरू कर दिया। एक बार परिवार के बीच अपनी मौत की आशंका जाहिर करते हुए इंदिरा ने कहा, जब ऐसा कुछ हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि मेरी अस्थियाँ हिमालय पर बिखेर दी जाएं। मैंने अपनी अंत्येष्टि के बारे में लिखित निर्देश छोड़े हैं, वे मेरे कमरे की मेज के दूसरे दराज में रखे हैं। यानी इंदिरा पहले से ही अपनी मौत को लेकर अपने परिवार के लिए एक नोट लिख चुकी थी। इस पर राजीव गांधी ने माहौल हल्का करने के लिए बीच में टोकते हुए कहा कि आप इतना आगे की मत सोचिए। इंदिरा इतनी परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने 14 साल के राहुल से भी बातें की। द रेड साड़ी किताब के अनुसार इंदिरा ने राहुल से कहा, हो सकता है वे तुम्हें भी मारने का प्रयास करें। मैं चाहती हूं कि तुम और तुम्हारी बहन दरवाजे से बाहर कभी मत जाना और इधर उधर मत घूमने जाना। अपनी हत्या की आशंकाओं के बीच इंदिरा गांधी उन महीनों में पूरे देश में घूमी जैसे सबसे आखिरी बार विदाई लेना चाहती हूँ। अब वे अपने भाषणों में स्पष्ट रूप से कहने लगी कि उन्हें कैसे याद किया जाना चाहिए। अपने इंटरव्यूज में वे अपने पूरे जीवन का ब्यौरा देने लगी। इस बीच 11 अक्टूबर के दिन ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को बम विस्फोट से हमला करके निशाना बनाया गया। सौभाग्य से वे बाल बाल बच गईं। इस खबर ने इंदिरा गांधी को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद इंदिरा गांधी कुछ बुनियादी मूल्यों से पीछे नहीं हटना चाहती थी। जब सुरक्षा सचिव ने उनकी सुरक्षा को लेकर और अधिक मजबूत करने के लिए पुलिस की जगह आर्मी की नियुक्ति करने की बात कही, तो इंदिरा ने जवाब दिया कि इस विकल्प के बारे में सोचना भी मत। मैं एक लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख हूँ, किसी मिलिट्री सरकार की नहीं। आईबी के डायरेक्टर ने कहा कि इंदिरा गांधी के आवास पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनमें से सिखों को हटाकर अन्य धर्म वाले गार्ड्स की नियुक्ति कर देनी चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस सुझाव को भी नहीं माना, इसका विरोध किया, क्योंकि वे धर्म के आधार पर सुरक्षा कर्मियों के बीच भेदभाव करने के पक्ष में नहीं थी। सिर्फ आईबी के डायरेक्टर ने ही इंदिरा गांधी की सुरक्षा में से सिख सुरक्षा कर्मियों को हटाने की सलाह नहीं दी, बल्कि रॉ के वरिष्ठ अधिकारी रहे आर.एन. काउ ने भी कहा कि सिख सुरक्षा कर्मियों को इंदिरा की सुरक्षा में नहीं लगाना चाहिए। कम से कम 2 सिख कर्मियों को एक साथ तैनात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में इंदिरा के साथ अनहोनी होने की संभावना अधिक रहेगी। लेकिन इंदिरा ने आर.एन. काउ की इस सलाह को भी नहीं माना। शायद ये इंदिरा का निजी फैसला था। वे नहीं चाहती थी कि पहले से ही इस नाजुक स्थिति में सिख आहत हों। कहीं ऐसा ना हो कि इससे और अधिक खराब संदेश जाए। अक्टूबर महीने के मध्य में इंदिरा ने अपनी मौत की आशंका के बाद एक दस्तावेज तैयार कर लिया था, जो बाद में उनके कागजों में मिला था। इस दस्तावेज में इंदिरा ने लिखा था कि यदि मेरी हिंसक मृत्यु हो, जैसा कुछ को डर है और कईयों की योजना है, तो मैं जानती हूँ कि हिंसा तो हत्यारों के विचार और कर्म में होगी, मेरी मृत्यु में नहीं। कुल मिलाकर इंदिरा को अपनी मौत का पूर्वाभास हो चुका था। अब देश में 24 अक्टूबर को दीपावली आ चुकी थी। पूरा हफ्ता दीपावली का जश्न मनाया जाता रहा। शहर भर में पटाखों की आवाज़ सुनाई पड़ती रही। इंदिरा ने भी घर में भगवान गणेश के आगे दीपक जलाया। इसी बीच राजीव ने कहा कि वे कल सुबह ही जल्दी कहीं बाहर जाएंगे। तभी इंदिरा ने पूछा, कहाँ? इस पर राजीव ने कहा कि पश्चिम बंगाल। इंदिरा ने कहा कि तुम्हें मालूम है, आज के दिन मृतकों की आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। लोग उन्हें राह दिखाने के लिए दिए जलाते हैं। इंदिरा के इन शब्दों में निराशा और अवसाद भरा हुआ था। परिवार के सदस्य इंदिरा की ऐसी अवसाद भरी बातों के आदी हो चुके थे, लेकिन सोनिया घर में फैले इस आशंका के माहौल को सहन नहीं कर सकी। उन्हें उसी रात दमे का दौरा पड़ गया। रेड साड़ी किताब के अनुसार सुबह के 4 बजे जब सोनिया ने लाइट जलाकर अपनी दवाई निकाली, जो बिस्तर के पास की टेबल पर रखी थी, तो उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि इंदिरा परेशान ना हो जाएं या जाग ना जाएं, जो कि बगल वाले कमरे में सो रही थी। लेकिन इंदिरा टॉर्च लेकर उनके पास आ जाती है। इंदिरा ने कहा कि क्या मैं दवाई लेने में तुम्हारी मदद करूं? सोनिया को इंदिरा ने दवाई दी और एक गिलास पानी दिया। साथ ही कहा कि अगर कोई सहायता की जरूरत हो तो बुला लेना।
सोनिया हैरान हुई कि इंदिरा पूरी रात नहीं सोई थी। उन्हें उन दिनों शायद नींद नहीं आती थी। इंदिरा ने सोनिया से कहा कि मैं सोच रही हूँ कि इस हफ्ते के अंत में कश्मीर चली जाऊँ। मैं चिनार के फूलों से भरे पेड़ देखना चाहती हूँ, क्या तुम चलोगी? सोनिया ने इस पर मना कर दिया, लेकिन इंदिरा अपने तनाव को कम करने के लिए राहुल और प्रियंका के साथ श्रीनगर चली गईं। यहाँ वे अपने बच्चों को होटल में छोड़कर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ पहाड़ी पर मंदिर सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँच गईं। यहाँ वे लक्ष्मण जी से मिली, जिनका यहाँ आश्रम था। कुछ घंटे वे उनके साथ रहीं। बाबा ने कहा कि वे आश्रम की एक नई इमारत का उद्घाटन कर दें। इस पर इंदिरा ने कहा कि मैं यदि जीती रही तो वापस आऊंगी। 28 अक्टूबर को वे वापस दिल्ली आ गईं। लेकिन इंदिरा की आशंकाओं को सही ठहराने वाली तारीखें अब नज़दीक आ चुकी थी। अगले दिन इंदिरा गांधी उड़ीसा यात्रा पर गईं। यहाँ 30 दिसंबर के दिन दिए भाषण में इंदिरा ने कहा, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ, मुझे चिंता नहीं है मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा जीवन लंबा रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इस भाषण के बाद इंदिरा उड़ीसा के राज्यपाल से मिलने गई। राज्यपाल से इंदिरा की बातचीत चल ही रही थी कि तभी उन्हें खबर लगी कि दिल्ली में उनके पोते पोती को स्कूल ले जाने वाली कार का एक्सीडेंट हो गया है। किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन इस खबर को सुनते ही इंदिरा गांधी का चेहरा पीला पड़ गया। इंदिरा ने तुरंत उड़ीसा दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस दिल्ली आने का फैसला लिया। इंदिरा सुबह के 3 बजे करीब अपने घर पहुंची। इस वक्त सोनिया भी जागी हुई थी। इंदिरा ने पूछा, बच्चे कैसे हैं? सोनिया ने कहा, वे एकदम ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इंदिरा नहीं मानी और कमरे में सोते राहुल और प्रियंका दोनों को देखकर ही दम ली। उन्हें ये आशंका सताई जा रही थी कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट ना होकर किसी अप्रिय घटना की साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। रात के वक्त ही इंदिरा ने आर.के. धवन को बुलाया और कहा कि कल के सभी कार्यक्रम रद्द कर दें। सिर्फ पीटर उस्तिनोव के साथ होने जा रहे सुबह के इंटरव्यू और दोपहर में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के साथ होने जा रहे लंच को छोड़कर बाकी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएं। वे ये दिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ बिताना चाहती थी। इसके बाद इंदिरा सोने के लिए चली गई। अब सुबह 6 बजे ही इंदिरा जाग गई। इसके बाद कुछ योगाभ्यास किया। नहाने के बाद इंदिरा ने केसरिया रंग की एक सुंदर सी सिल्क साड़ी पहनी, लेकिन आज उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी, जिस जैकेट को वो इन दिनों रोज पहनती थी। शायद इंटरव्यू में अच्छा दिखने के लिए इस कारण उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। इसके बाद इंदिरा ने नाश्ता किया। उनसे मिलने के लिए प्रियंका और राहुल आई, जो उस वक्त स्कूल जा रहे थे। इंदिरा ने प्रियंका को कसकर गले लगाया। ऐसा इंदिरा आमतौर पर नहीं करती थी, लेकिन पिछले दिन हुए एक्सीडेंट की घटना ने उनके अंदर भारी डर भर दिया था। इसके बाद इंदिरा ने राहुल को पास बुलाकर कहा कि याद है उस दिन मैंने तुम्हें क्या समझाया था, यदि मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे लिए कतई नहीं रोओगे। नाश्ते के बाद इंदिरा अपने ड्रेसिंग रूम में गई। यहाँ पीटर उस्तिनोव के 2 मेकअप आर्टिस्ट उनका इंतजार कर रहे थे। इसी बीच आर.के. धवन ने आकर बताया कि टेलीविजन वाले उनकी टीम उनका इंतजार कर रही हैं दफ्तर में। इंदिरा गांधी का आवास और ऑफिस दोनों एक ही परिसर में थे, जिसे बीच में एक पैदल रास्ता जोड़ता है। इंदिरा गांधी अपने दफ्तर इंटरव्यू देने के लिए पैदल पैदल चलने लगी। उनके साथ एक पुलिसमैन धूप से बचाव करने के लिए उन पर काला छाता तान कर चल रहा था। कुछ कदम पीछे आर.के. धवन और एक बॉडीगार्ड चल रहे थे। दफ्तर और आवास को बीच में मिलाने के लिए एक छोटा सा गेट पड़ता है। गेट के पास ही इंदिरा पहुंची थी कि उन्होंने अपने सामने बेअंत सिंह को देखा, जो उनका बॉडीगार्ड था और उनके लिए छोटा दरवाजा खुल रहा था। बेअंत सिंह के साथ एक और बॉडीगार्ड था, जिसका नाम था सतवंत सिंह। वह भी सिख था, पर इंदिरा इसे नहीं जानती थी। जैसे ही इंदिरा इन दोनों के पास आई तो दोनों का अभिवादन स्वीकारते हुए उन दोनों को पारंपरिक रूप से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। सुबह के करीब 9:15 हो रही थी। इधर इंदिरा ने नमस्ते किया, उधर 5 वर्षों से उनका वफादार बॉडीगार्ड बेअंत सिंह अपनी बंदूक निकालकर उनके सामने खड़ा था। एकदम सन्नाटा छा गया। इंदिरा बस इतना ही पूछ पाई कि तुम क्या कर रहे हो। इतने में बेअंत सिंह ने 4 गोलियां इंदिरा की तरफ चला दी। बेअंत सिंह अपने साथी पर चिल्लाया, फायरिंग। अब सतवंत सिंह ने भी अपनी ऑटोमेटिक स्टेन गन की पूरी मैगजीन, जिसमें 25 गोलियां थी, सब इंदिरा के बदन में दाग दी। इंदिरा का शरीर छलनी हो चुका था। देश की प्रधानमंत्री जमीन पर पड़ी थी, उनकी आंखें खुली हुई थी। उन्हें उस बेअंत सिंह ने धोखा दिया जो पिछले 5 साल से अधिक समय से उनकी सुरक्षा में था, जिस पर उन्हें विश्वास था, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा की सुरक्षा से हटा दिया गया था, जिसे खुद इंदिरा गांधी ने वापस बुलवाया था। वही बेअंत सिंह इंदिरा को मौत की नींद सुला चुका था। इंदिरा को मौत की आशंका थी, लेकिन मौत ऐसे आएगी और इस आदमी से आएगी, इस बात का अंदाजा उन्हें शायद कभी नहीं था। आसपास के लोगों को लगा कि दीपावली में बच्चे पटाखों को चलाए जाने की आवाज़ है, लेकिन तुरंत ही सबको समझ आ गया कि कुछ अनहोनी हुई है। पास में ही खड़े अन्य सुरक्षाकर्मी इंदिरा को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब
तब तक देर हो चुकी थी। इंदिरा का शरीर एकदम मृतावस्था हालत में जमीन पर पड़ा था। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए। हालांकि उनके हथियारों की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। बेअंत सिंह ने पंजाबी में कहा, मुझे जो करना है वो मैं कर चुका हूं, अब जो तुम्हें करना है वो करो। वहीं पास में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को अपने नियंत्रण में ले लिया और पास में मौजूद गार्ड रूम में ले गए। इधर लोग प्रधानमंत्री आवास पर 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर की तलाश करने लगे। दुर्भाग्य से ड्राइवर उस वक्त चाय पीने के लिए गया हुआ था, इसलिए एम्बुलेंस जरूरत के वक्त काम ना आ सकी। इंदिरा को तुरंत उठाकर एक सफेद एम्बेसडर कार में डाला गया। तभी सोनिया गांधी घर के भीतर से चिल्लाती हुई आई। जिस वक्त सोनिया ने गोलियों की आवाज़ सुनी उस वक्त वे घर के अंदर थी। उन्हें लगा कि बाहर दिवाली के पटाखे छोड़े जा रहे हैं। सोनिया इंदिरा का सर अपनी गोद में लेकर एम्बुलेंस की पिछली सीट पर बैठ गई। एम्बुलेंस को तुरंत एम्स अस्पताल की तरफ दौड़ाया गया, जो प्रधानमंत्री आवास से करीब 4 किलोमीटर दूर था, लेकिन रास्ते में भारी ट्रैफिक था। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि एम्स अस्पताल में ये सूचना भी नहीं पहुंची कि यहाँ प्रधानमंत्री को लाया जा रहा है। जब रेंग रेंग कर एम्बुलेंस एम्स पहुंची तो जूनियर डॉक्टरों ने पहचाना कि मरीज कोई और नहीं बल्कि इस देश की प्रधानमंत्री हैं। तुरंत सीनियर डॉक्टर इंदिरा के इलाज के लिए पहुंचने लगे। सबसे पहले ट्रेचियोटॉमी कर ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। कई ट्यूब शरीर के अंदर डालकर उनके शरीर में खून पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्हें 8वीं मंजिल पर मौजूद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इत्तेफाक से यहाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ने बहुत ही हल्की दिल की धड़कन की मौजूदगी दिखाई। ये बात डॉक्टरों ने सोनिया गांधी को बाहर जाकर बताई, जो वेटिंग रूम में वेट कर रही थी। इस बात ने सोनिया की आंखों में उम्मीद की किरण पैदा कर दी। हालांकि ये उम्मीद बस उम्मीदें भर थी। 16 गोलियों ने इंदिरा के शरीर को छलनी कर दिया था। कुछ संवेदीदों का यह भी कहना है कि इंदिरा ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। इधर सोनिया गहरे सदमे में थी। उन्हें यह सोचकर ही डर लग रहा था कि मालूम नहीं कि कौन दुश्मन किस भेष में आ जाए। उन्हें राहुल और प्रियंका की जान का डर सता रहा था, जो अभी घर नहीं पहुंचे थे। वे स्कूल हैं या घर हैं उन्हें नहीं पता था। विश्वास किस पर करें? उन्हें नहीं मालूम था कि घर पर मौजूद कौन कौन शख्स इस साजिश में शामिल था। नहीं मालूम था कि विश्वास किस पर किया जाए, सचिव पर किया जाए या नौकर पर या कर्मचारी पर। तभी सोनिया की करीबी दोस्त पुपुल जयकर अस्पताल पहुंची। उन्होंने सोनिया को बताया कि दोनों बच्चे स्कूल से घर आ चुके हैं। बाहर अभी किसी को इंदिरा के साथ हुई इस घटना की खबर नहीं थी। सड़कों पर आम जीवन सामान्य बना हुआ था। उधर सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को आईटीबीपी के जवानों ने मौके पर ही अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्हें पास के ही गार्ड रूम में ले गए। यहाँ अचानक एक बार फिर गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह दोनों को गोलियों से भून दिया गया था। हालांकि इन दोनों को ही तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। बेअंत सिंह उसी वक्त मारा जा चुका था। उसे तुरंत ही मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन सतवंत सिंह को इमरजेंसी में भर्ती करके डॉक्टरों ने बचा लिया। सतवंत सिंह को 7 गोलियां लगी थी। इधर 2:20 पर इंदिरा को मृत घोषित कर दिया गया। 10 मिनट बाद ही बीबीसी ने ये खबर प्रसारित की तो पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई। इधर दिल्ली से बहुत दूर पश्चिम बंगाल के देहात क्षेत्रों में राजीव गांधी की एम्बेसडर कार बड़ी ही तेजी से दौड़ रही थी। राजीव कलकत्ता से 200 किलोमीटर दक्षिण में एक क्षेत्र में गए हुए थे। तभी रास्ते में पुलिस की जीप ने उन्हें रोककर एक पर्चा दिया। उस पर्चे पर लिखा था, प्रधानमंत्री आवास पर एक दुर्घटना हुई है, तुरंत अपनी सारी यात्राएं रोककर दिल्ली पहुंची है। ग्रामीण क्षेत्रों से गुजर रही कार में ही राजीव ने रेडियो पर सुना कि उनकी मां इंदिरा गांधी को उनके आवास पर ही गोली मार दी गई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कलकत्ता से 30 किलोमीटर दूर ही एक हेलीकॉप्टर राजीव को लेने आया। हेलीकॉप्टर ने राजीव को एयरपोर्ट पर छोड़ा, जहां से वे एयरफोर्स के एक जहाज में चढ़े। राजीव पायलटों वाली जगह पर खड़े हो गए, जहां से रेडियो में वे दिल्ली की खबरें ले सकते थे। अंततः यही एक खबर उन्हें मिली कि उनकी मां को मृत घोषित कर दिया जा चुका है। राजीव इस खबर से एकदम स्तब्ध थे। ना उन्होंने आंसू बहाए, न किसी से कुछ बोले। उधर डॉक्टरों की घोषणा के बाद सोनिया के दोस्त पुपुल जयकर ने सोनिया से घर चलने के लिए कहा, ताकि इंदिरा की अंतिम यात्रा के लिए उनके कपड़े ले आए। जब सोनिया घर की तरफ निकली, सड़क पर सब सामान्य था। अभी अधिक लोगों को खबर नहीं लगी थी कि इस देश के प्रधानमंत्री का निधन हो चुका है। सोनिया घर पर पहुंची तो राहुल ने पूछा, दादी कैसी हैं? सोनिया कुछ कह ना सकी, रोते हुए राहुल से लिपट गईं। प्रियंका दौड़कर अंदर गईं, सोनिया का इनहेलर लेकर आईं। सोनिया ने इंदिरा के ड्रेसिंग रूम में घुसकर उनकी सबसे पसंदीदा साड़ी निकाली, जो हल्की पीली गुलाबी रंग की थी, जिसे लेकर सोनिया और पुपुल अस्पताल की तरफ जाने लगी। लेकिन अब सड़कों का माहौल बदल चुका था। दुकानें बंद हो रही थीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पताल की तरफ इकट्ठा होना चाहते थे। सोनिया और उनके बच्चों को जैसे तैसे एक द्वार से अंदर ले जाया गया। इसी समय राजीव दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतर चुके थे। यहाँ उनकी पार्टी के कुछ नेता उन्हें लेने के लिए पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में एक खालीपन आ चुका था।
राजनीति का केंद्र प्रधानमंत्री ऑपरेशन थिएटर में लगभग मृतावस्था में थी। आसपास रह रहकर ये सवाल आ रहा था कि अगला प्रधानमंत्री कौन। कांग्रेस नेता राजीव को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए तैयार करने के लिए आए थे, ताकि प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा न हो जाए। जिस वक्त इंदिरा गांधी के साथ ये घटना घटी, उस वक्त देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह यमन देश की यात्रा पर थे। उन्होंने तुरंत दौरा रद्द करके भारत वापस लौटते हुए ही हवाई जहाज में ही अपना मत भेज दिया कि राजीव को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। साथ में ये भी कहा कि ऐसा तुरंत हो जिससे और समय बर्बाद ना हो। इधर 3:15 पर राजीव ऑपरेशन थिएटर से लगे कमरे में पहुंचे। यहाँ सोनिया को जाते हुए ही उन्होंने गले से चिपका लिया। सोनिया फूट फूट कर रोने लगी। राजीव ने अपने बच्चों को भी गले लगाया, जो भयभीत नजर आ रहे थे। राजीव के अंदर अभी भी इस बात का ख्याल था कि कट्टरपंथियों ने घोषणा की है कि वे इंदिरा की 100 पीढ़ियों को खत्म कर देंगे। उन्हें अब भी ये डर था कि इस अस्पताल में भी कोई हत्यारा छुपा हो सकता है। राजीव ने सोनिया को बताया वे मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वे इस खबर को सुनना ही नहीं चाहती थी। राजीव ने सोनिया को बताया कि हमारे परिवार की सुरक्षा और देश के लिए ये बेहद जरूरी है। सोनिया नहीं चाहती थी कि राजीव राजनीति में आए। अभी तक सोनिया खुद भी राजनीति से बहुत दूर थी। उनकी दुनिया अपने बच्चों और किचन तक समेटी हुई थी। सोनिया ने राजीव से कहा, हम यहाँ से कहीं और चलकर क्यों नहीं रह लेते। सोनिया रोती रही। सोनिया ने कहा, वे तुम्हें भी मार डालेंगे। राजीव ने कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, वे मारेंगे तो मुझे है ही, चाहे मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं। सोनिया ने कहा, प्लीज इसे स्वीकार मत करो, उनसे मना कर दो। सोनिया बार बार कहती रही कि वे तुम्हें मार डालेंगे, वे तुम्हें मार डालेंगे। हालांकि ये बात में सच हुई। 6 साल 4 महीने बाद राजीव की भी ऐसे ही हत्या कर दी गई। हालांकि इस बार हत्या की साजिश श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन लिट्टी ने रची थी। खालिस्तान के चरमपंथियों पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था। राजीव गांधी की हत्या की साजिश पर भी मैंने एक सीरीज बनाई है। इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। यही कारण था कि सोनिया गांधी रोते हुए बार बार राजीव से कह रही थी कि वे आपको भी मार डालेंगे। इसी बीच इंदिरा गांधी के सचिव पीसी अलेक्जेंडर वहां अचानक से आ जाते हैं। उन्होंने सहानुभूति के भाव में राजीव की बाह पकड़ी और कहा, हमें तुरंत शपथ ग्रहण का इंतजाम करना है। राजीव ने जवाब दिया, मैं ठीक 6 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाऊंगा। राजीव ने सोनिया का माथा चूमा और धीरे से वहां से चले गए। 31 अक्टूबर की शाम, यानी जिस दिन इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या हुई, उसी शाम 6:45 पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से पहले ही राजीव ने स्पष्ट कर दिया कि वे सरकार में कोई बदलाव नहीं करेंगे। जो मंत्री पहले थे अब भी वही कायम रहेंगे। पहली ही मीटिंग इंदिरा गांधी की शव यात्रा को लेकर हुई। तय हुआ कि इंदिरा का शव त्रिमूर्ति भवन में रखा जाएगा। यहाँ जनता अपने नेता के अंतिम दर्शन कर सकेगी। यहाँ सबसे पहले उषा भगत ने इंदिरा के अंतिम दर्शन किए। उनके अनुसार इंदिरा का शव सूजा हुआ था और फीका पड़ चुका था। त्रिमूर्ति भवन पर जन सैलाब उमड़ने लगा। इंदिरा गांधी अमर रहें के नारे आसमान में गूंजने लगे। इसी बीच वो नारे गूंजे जिसने अगले 3 दिन तक दिल्ली को जलाया। ये नारा था, खून का बदला खून से लेंगे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद ही भारत की एकता में एक दरार आ चुकी थी। एक बड़ा तबका सभी सिखों को शक की नज़र से देखने लगा। इसमें कुछ उग्रवादी भी थे जिनका उद्देश्य सिखों के प्रति उमड़े गुस्से के वक्त में उनकी दुकानों का सामान लूटना था। देश और दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा की आशंकाओं में राजीव गांधी ने रात 11 बजे ही देश को संबोधित करते हुए शांति की अपील की। सबसे पहले राजीव ने कहा, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। वे मेरी ही मां नहीं थी, वे देश भर की मां थी। उन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश की सेवा करी। निश्चय ही यह बड़े दुख की घड़ी है, पर ऐसे ही समय में किसी कौम के धीरज, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। पहली बात जो करनी है वह यह है कि हम अपना संतुलन बनाए रखें। जो अनहोनी, दुखदायी और गंभीर स्थिति हमारे सामने आई है उसका हम सामना करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम अपने को शांत रखेंगे। शोक, आवेश, घबराहट से हम सही कदम नहीं उठा सकते। देश की किसी भी भूमि में हिंसा का उठना इंदिरा जी की आत्मा को दुख पहुंचाएगा। इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि हमारा एक कदम सही दिशा में हो। अपने इस भाषण में राजीव ने इंदिरा गांधी के हत्यारों का नाम नहीं लिया जो संभवतः और अधिक हिंसा को भड़काने का काम करता, लेकिन हिंसा उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले एम्स अस्पताल के चारों ओर हिंसा का माहौल पनपने लगा। लोगों ने सिखों की टैक्सियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। एक गुरुद्वारा जला दिया गया। सिख दुकानदारों ने दुकानों पर शटर डाल दिए। जैसे जैसे रात का अंधेरा छाने लगा वैसे वैसे निर्दोष सिखों की जान लेने के लिए आमादा भीड़ सड़कों पर निकल पड़ी। अफवाहें जोर मारने लगी कि सिखों ने शहर के पानी में जहर मिला दिया है। ये अफवाहें भी फैलने लगी कि पंजाब से आ रही हिंदुओं से भरी ट्रेन पर सिखों ने धावा बोल दिया है। ये सब झूठी बातें थीं, अफवाहें थीं, लेकिन उस वक्त लोग इन अफवाहों पर विश्वास करने लगे। इसके बाद तो पूरे दिल्ली शहर में ही सिखों को चुन चुन कर जिंदा जलाया गया।
घरों पर पेट्रोल डीजल छिड़ककर आग लगा दी गई। दिल्ली की मजदूर कॉलोनी त्रिलोकपुरी के 32 नंबर ब्लॉक में मौजूद लगभग सभी सिख पुरुषों को जिंदा जला दिया गया। ये बस एक छोटा सा उदाहरण है। उधर 3 दिन तक हजारों फिल्मी हस्तियां, नेता, मित्र और अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इंदिरा के मृत शरीर को नमन करने के लिए आते रहे। इधर पूरी दिल्ली धधकती रही। 2 नवंबर को राजीव ने देशवासियों से फिर अपील की और कहा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद दिल्ली में जो कुछ हुआ है वह हर उस चीज का अपमान है जो इंदिरा जी को प्रिय थी। 3 नवंबर को बल प्रयोग कर जैसे तैसे दिल्ली में शांति स्थापित करने की कोशिश की गई। इसी दिन यमुना किनारे संजय गांधी की अंत्येष्टि स्थल के पास ही यमुना किनारे इंदिरा गांधी की अंतिम क्रिया संपन्न कर दी गई। राजीव ने अपनी मां की चिता को अंतिम प्रणाम करते हुए मुखाग्नि दी। दिल्ली में माहौल इतना हिंसक था कि इंदिरा की अंतिम यात्रा में अधिक लोग नहीं आ सके। अपनी मां की अंतिम इच्छा के अनुसार राजीव ने एयरफोर्स के एक जहाज पर चढ़कर हिमालय की ऊंची चोटियों पर इंदिरा की अस्थियों की राख को बिखेर दिया। लेकिन इन 3 दिनों में दिल्ली में जो हुआ वो न केवल मानव त्रासदी थी बल्कि इतना शर्मनाक था कि इस घाव को न कभी देश भुला सकता है न इसे मिटा सकता है। सिखों के लिए सिख धर्म के जन्म से लेकर अब तक के लिए सबसे संवेदनशील वक्त था। वे अपने ही देश में नौचे गए, जिंदा जलाए गए 3000 से अधिक सिखों का मानव नरसंहार किया गया। भले ही इतिहास में सिख दंगों के रूप में दर्ज है लेकिन असल में ये नरसंहार थे। अगली सीरीज इन सिख नरसंहारों पर ही ला रहा हूँ। ये कहानी फिलहाल यहीं तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको अगली सीरीज का इंतजार है। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। नमस्कार।